आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि निवेश की दुनिया की एक क्लासिक किताब पर बात करने वाले हैं। बटन मैलकील की अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट। जी, ये किताब वाकई एक क्लासिक है और हमारी आज की चर्चा का मिशन एक तरह से ये समझना है कि शेयर बाजार ये इतना अप्रत्याशित, इतना उतार चढ़ाव भरा क्यों लगता है। मतलब अक्सर तो ये बिल्कुल तर्कहीन लगता है। हाँ बिल्कुल, हम निवेश के पीछे की दो मुख्य विचारधाराओं को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इतिहास हमें बार बार होने वाली गलतियों से बचने के लिए क्या सिखाता है। और इसकी शुरुआत एक ऐसे विचार से होती है जो वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े जानकारों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अच्छा, वो क्या है? विचार ये है कि अगर एक बंदर की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और उसे अखबार के शेयर बाजार वाले पन्ने पर डार्ट्स फेंकने को कहा जाए तो उसका बनाया हुआ पोर्टफोलियो शायद उतना ही अच्छा प्रदर्शन करेगा जितना विशेषज्ञों का चुना हुआ पोर्टफोलियो। ये बात तो सुनने में अजीब है। मतलब इतने सारे विशेषज्ञ जो दिन रात विश्लेषण करते हैं, उनकी सारी मेहनत बेकार। यही तो इस किताब का मुख्य तर्क है कि भविष्य का अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन है। और यहीं से हमारी आज की मुख्य बहस शुरू होती है। मैलकील कहते हैं कि निवेश की दुनिया में मूल्य तय करने के दो बिल्कुल अलग सिद्धांत हैं। दो अलग सिद्धांत? हाँ, एक है फर्म फाउंडेशन थ्योरी जो पूरी तरह तर्क पर आधारित है और दूसरी है कैसल इन द एयर थ्योरी जो कह सकते हैं कि इंसानी मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहले ये फर्म फाउंडेशन थ्योरी, ये क्या चीज है? देखिए, इसका जो मूल विचार है ना वो बहुत सीधा है। इस थ्योरी के मुताबिक हर स्टॉक या हर निवेश का एक असली, एक आंतरिक मूल्य होता है जिसे अंग्रेजी में इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। अच्छा, और ये मूल्य पता कैसे चलता है? ये उस कंपनी की कमाई, उसके डिविडेंड, उसकी संपत्ति और भविष्य में वो कितना बढ़ सकती है, इन सब का गहराई से विश्लेषण करके निकाला जाता है। तो एक निवेशक का काम बस ये हो गया कि वो इस आंतरिक मूल्य की गणना करें और फिर देखें कि बाजार में शेयर किस दाम पर मिल रहा है। अगर कम पर है तो खरीद लो, ज्यादा पर है तो बेच दो। सीधा हिसाब। बिल्कुल। इस सिद्धांत से जुड़े सबसे बड़े नाम हैं बेंजामिन ग्राहम और उनके सबसे मशहूर शिष्य वॉरेन बफे। वे यही करते हैं। सुनने में तो ये बहुत ही तार्किक लगता है। मतलब इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। तो फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? मुश्किल है और बहुत बड़ी है। इसकी पूरी नींव भविष्य के पूर्वानुमानों पर टिकी है। भविष्य के पूर्वानुमान? हाँ, आप किसी कंपनी की भविष्य की वृद्धि दर क्या होगी या वो कितने सालों तक चलेगी, इसका सटीक अनुमान कैसे लगा सकते हैं? ये सब तो अनुमान ही है। इसलिए ये फर्म फाउंडेशन उतना मजबूत नहीं है जितना लगता है। अच्छा, तो यहीं पर दूसरी थ्योरी आती है, कैसल इन द एयर, मतलब हवा में महल बनाना। नाम ही मजेदार है इसका। हाँ, और इस सिद्धांत को मशहूर अर्थशास्त्री जॉन मिनार्ड कीन्स ने लोकप्रिय बनाया था। उनका मानना था कि सफल निवेशक अपना समय कंपनी के आंतरिक मूल्य का पता लगाने में बर्बाद नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं? वो ये अनुमान लगाने में माहिर होते हैं कि भीड़ का व्यवहार कैसा होगा, दूसरे निवेशक क्या सोच रहे हैं। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक स्टॉक का असली मूल्य क्या है, फर्क इससे पड़ता है कि दूसरे लोग उसके लिए क्या कीमत देने को तैयार होंगे। बिल्कुल। कीन्स ने इसे समझाने के लिए एक बहुत मशहूर उदाहरण दिया था, अखबार सौंदर्य प्रतियोगिता का। सौंदर्य प्रतियोगिता? हाँ, मान लीजिए एक अखबार 100 तस्वीरें छापता है और पाठकों से कहता है कि उन 6 चेहरों को चुने जो सबसे सुंदर है। जीतने वाले को इनाम मिलेगा। ठीक है। अब इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए आपको उन चेहरों को नहीं चुनना है जो आपकी नजर में सबसे सुंदर है। तो फिर किसे चुनना है? हाँ। आपको उन चेहरों को चुनना है जिन्हें आपको लगता है कि बाकी सब लोग सबसे सुंदर मानेंगे। ओहो, ये तो दिमाग घुमा देने वाला है। और खेल का अगला स्तर ये है कि आप ये अनुमान लगाएं कि औसत राय क्या सोचेगी कि औसत राय क्या होगी। यहाँ आपकी अपनी राय बेकार है। हाँ, इसे वो ग्रेटर फूल थियरी भी कहते हैं, है ना? मुझे नाम बड़ा सटीक लगता है। हाँ, ये वही है। इसका मतलब है कि किसी चीज के लिए 3 गुना कीमत देना भी ठीक है अगर आपको यकीन हो कि बाद में कोई और बड़ा मूर्ख मिल जाएगा जो उसे 5 गुना कीमत पर खरीदने को तैयार होगा। मतलब मूल्य का कोई आधार ही नहीं है, बस सामूहिक मनोविज्ञान है। जी, एक पुरानी लैटिन कहावत है, रेस टंतुम वाले क्वांटम वेंडी पोटेस्ट, जिसका मतलब है एक चीज का मूल्य केवल उतना है जितना कोई दूसरा उसके लिए चुकाने को तैयार है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये कैसल इन द एयर थ्योरी बाजार पर हावी हो जाती है तो होता क्या है? जाहिर है हवा में बने महल हमेशा तो खड़े नहीं रहते। बिल्कुल नहीं रहते। चलिए इतिहास में चलते हैं।
17वीं सदी का हॉलैंड और शायद इतिहास का सबसे मशहूर बुलबुला, ट्यूलिप बल्ब क्रेज। ये कहानी वाकई अविश्वसनीय है। उस समय ट्यूलिप के फूल हॉलैंड में एक स्टेटस सिंबल बन गए थे। फिर एक वायरस ने कुछ बल्बों को संक्रमित कर दिया, जिससे उनके फूलों पर अनोखी धारियां आने लगी। इन्हें बिजारे कहा जाता था और ये दुर्लभ होने की वजह से बहुत कीमती हो गए। और देखते ही देखते पूरा देश इस दीवानगी में शामिल हो गया। लोग अपने घर, जमीन सब बेचकर बस एक ट्यूलिप का बल्ब खरीद रहे थे। हाँ, एक साधारण से बल्ब की कीमत एक कुशल कारीगर की साल भर की कमाई से भी ज्यादा हो गई थी। हर कोई, अमीर, गरीब, किसान, सबको लगता था कि कीमतें हमेशा बढ़ती रहेंगी। और वो एक नाविक वाला किस्सा तो कमाली है, जिसने गलती से एक कीमती ट्यूलिप बल्ब को प्यास समझकर खा लिया था। हाँ, और बेचारे को पता भी नहीं था कि उसने इतिहास का सबसे महंगा नाश्ता कर लिया है। उसे जेल में डाल दिया गया था इस अपराध के लिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस समय भी लोग आज के जैसे वित्तीय साधनों का इस्तेमाल कर रहे थे। जी, वो लोग कॉल ऑप्शंस खरीद रहे थे। कॉल ऑप्शंस उस जमाने में ये क्या होता है? आसान शब्दों में कहें तो वे पूरे बल्ब की कीमत नहीं चुकाते थे, बस एक छोटी सी रकम देकर भविष्य में एक तय कीमत पर उस बल्ब को खरीदने का अधिकार खरीद लेते थे। अच्छा, तो अगर बल्ब की कीमत बढ़ गई तो मुनाफा बहुत बड़ा होगा, और अगर गिर गई तो नुकसान बस उस छोटी सी रकम का। इसने और भी ज्यादा लोगों को सट्टेबाजी के लिए उकसाया। और फिर एक दिन ये महल ढह गया। हमेशा की तरह जब कीमतें इतनी ज्यादा हो गईं कि कोई नया बड़ा मूर्ख खरीदने वाला नहीं मिला, तो कुछ लोगों ने बेचना शुरू किया। फिर तो बस दहशत फैल गई और कीमतें गिरकर एक साधारण प्याज के बराबर हो गई। लाखों लोग बर्बाद हो गए। ये कहानी अविश्वसनीय है, लेकिन अगर मैं कहूं कि एक ऐसी भी कंपनी थी जिसने लोगों से कहा कि हमारी एक शानदार योजना है, पर हम बताएंगे नहीं कि वो क्या है, और लोगों ने उसमें भी पैसा लगा दिया। आप 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड के साउथ सी बबल की बात कर रहे हैं। ये भी एक क्लासिक उदाहरण है। हाँ, एक कंपनी थी, साउथ सी कंपनी। उसने ब्रिटिश सरकार का कर्ज चुकाने का जिम्मा लिया और बदले में उसे दक्षिण अमेरिका के साथ व्यापार की मोनोपोली मिली। लोगों को लगा कि यहाँ से बहुत पैसा आएगा, लेकिन असल में तो कोई व्यापार हुआ ही नहीं। बिल्कुल नहीं। सब कुछ सिर्फ उम्मीदों पर आधारित था। और इसी उन्माद के बीच एक कंपनी ने विज्ञापन निकाला, एक बहुत फायदेमंद काम करने के लिए, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो क्या है। और लोगों ने पैसे लगा दिए। हाँ, अविश्वसनीय रूप से कुछ ही घंटों में हजारों निवेशक पैसा लगाने के लिए उमड़ पड़े। उस दौर में तो खीरे से धूप निकालने वाली कंपनियां भी बन गई थीं। ये तो हद ही है। इन घटनाओं के पीछे एक पैटर्न साफ दिखता है। महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन, उन्होंने भी तो इस बबल में अपना पैसा खो दिया था। हाँ, ये बहुत दिलचस्प कहानी है। न्यूटन ने पहले तो पैसा कमाया और बाजार से बाहर निकल गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके दोस्त और पड़ोसी अभी भी पैसा बना रहे हैं, तो वो लालच में आकर फिर से बाजार में घुस गए और अपनी सारी जमा पूंजी गंवा बैठे। कमाल है। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, मैं खगोलीय पिंडों की गति की गणना कर सकता हूं, लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं। ये सिर्फ पुराना इतिहास नहीं है। हमें लगता है कि आज के पेशेवर निवेशक ज्यादा समझदार हैं, पर ऐसा है नहीं। चलिए 20वीं सदी में आते हैं। 1970 के दशक में निफ्टी 50 का दौर था। हाँ, ये संस्थागत निवेशकों का अपना उन्माद था। IBM, जेरोक्स, डिज्नी, कोका कोला जैसी 50 बड़ी कंपनियों को एक निर्णय वाले स्टॉक माना जाता था। एक निर्णय मतलब इन्हें किसी भी कीमत पर खरीद लो और फिर हमेशा के लिए भूल जाओ, क्योंकि इतनी अच्छी कंपनियां हैं कि हमेशा ऊपर ही जाएंगी। ये तो फर्म फाउंडेशन जैसा लगता है, पर इसमें एक कैसल इन द एयर वाली सोच भी घुस गई। बिल्कुल, कंपनियां अच्छी थीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन निवेशकों ने उनके शेयरों के लिए इतनी ऊंची कीमत चुकाई, मतलब इतनी ऊंची कि वे पूरी तरह से ओवर वैल्यूड हो गए। जैसे पोलरॉइड का शेयर उसकी आय के 90 गुना दाम पर बिक रहा था और मैकडॉनल्ड्स का 83 गुना पर। ये पूरी तरह से अतार्किक था। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सबक है। एक शानदार कंपनी और एक शानदार निवेश, ये दो अलग अलग बातें हैं। एकदम सही। डिज्नी एक महान कंपनी थी, लेकिन 80 गुना कमाई पर उसका शेयर खरीदना एक भयानक निवेश साबित हुआ। जब 1973-74 में बाजार गिरा, तो ये निफ्टी 50 शेयर भी 70 से 80% तक गिर गए। इसने साबित कर दिया कि कीमत हमेशा मायने रखती है। और फिर आया 1990 के दशक के अंत का इंटरनेट बबल। मैं उस दौर को अच्छी तरह जानता हूँ। तब तो नियम ही बदल गए थे। हाँ, वो एक अलग ही दुनिया थी। मुनाफे और कमाई जैसी पुरानी बातें सब भुला दी गईं।
अब कंपनियों का मूल्यांकन आईबॉल्स यानी वेबसाइट पर आने वाले लोग और माइंड शेयर जैसे नए पैमानों पर होने लगा। मतलब कमाई नहीं, बस ये देखो कि वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं। जी, तर्क ये था कि पहले ग्राहक बनाओ, मुनाफा बाद में अपने आप आ जाएगा। इसका एक बहुत ही अनोखा उदाहरण 3Com और उसकी सहायक कंपनी पाम पायलट का है। हाँ, 3Com एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी और पाम पायलट उसका एक छोटा सा हिस्सा था। जब 3Com ने पाम पायलट को एक अलग कंपनी बनाकर बाजार में लिस्ट किया तो एक अजीब चीज हुई। कुछ ही समय में सिर्फ पाम पायलट के शेयरों का कुल मूल्य उसकी मूल कंपनी 3Com से भी ज्यादा हो गया। एक मिनट, ये तो गणित के हिसाब से भी मुमकिन नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि 3Com का जो बाकी पूरा कारोबार था उसका मूल्य नकारात्मक था, 0 से भी कम, जबकि वो कारोबार भी मुनाफे में था। यही तो बाजार का पागलपन था। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि इसमें केवल भीड़ का पागलपन नहीं था, इसमें वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों की भी बड़ी भूमिका थी। वे निवेश बैंकिंग सौदे पाने के लिए इन कंपनियों के शेयरों की बढ़ा चढ़ाकर सिफारिशें करते थे। अच्छा। और इसी माहौल में एनरॉन और वर्ल्डकॉल जैसी कंपनियों में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई, जिसने दिखाया कि कैसे एक बुलबुला अनैतिक प्रथाओं को भी जन्म देता है। तो ये एक बहुत डरावनी तस्वीर है। एक तरफ भीड़ का पागलपन, दूसरी तरफ विश्लेषकों का अपना स्वार्थ। ऐसे में एक आम निवेशक किस पर भरोसा करे? शायद किसी पर नहीं। और यही से किताब का सबसे क्रांतिकारी विचार निकलता है, रैंडम वॉक थ्योरी। बिल्कुल। अगर विशेषज्ञ और बड़ी बड़ी संस्थाएं भी इन उन्मादों में फंस जाती हैं तो एक आम निवेशक के पास क्या मौका है? तो इस रैंडम वॉक का 80 मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ बस तुक्का है? नहीं, तुक्का नहीं। इसका मतलब ये है कि बाजार बेहद कुशल है, बहुत एफिशिएंट है। किसी कंपनी के बारे में जो भी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है वो तुरंत उसके शेयर की कीमत में शामिल हो जाती है। अच्छा। इसलिए कर बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, इसका अंदाजा आज की जानकारी से नहीं लगाया जा सकता। अगला कदम किधर होगा ये अप्रत्याशित है। तो अगर बाजार को हराना लगभग नामुमकिन है तो फिर खेल क्या है? क्या हमें खेलना ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, मेलकिल कहते हैं कि खेलने का तरीका बदलना होगा। ज्यादातर निवेशकों के लिए व्यक्तिगत स्टॉक चुनने या उन सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से, जिनके मैनेजर्स बाजार को हराने का दावा करते हैं, एक बेहतर रणनीति मौजूद है। और वो रणनीति क्या है? रणनीति बहुत सरल है। एक व्यापक कम लागत वाले इंडेक्स फंड को खरीदें और लंबे समय तक उसे होल्ड करें। इंडेक्स फंड मतलब आप किसी एक स्टॉक पर दांव नहीं लगा रहे? जी, आप पूरे बाजार जैसे S&P 500 की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में एक साथ थोड़ा थोड़ा निवेश कर रहे हैं। आप बाजार को हराने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बाजार का ही हिस्सा बन रहे हैं। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, शायद इतना सरल कि लोग इस पर यकीन नहीं करते। पर क्या ये काम करता है? इसके पीछे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बताइए। किताब के एक संस्करण के अनुसार अगर किसी ने 1969 की शुरुआत में $10,000 एक S&P 500 इंडेक्स फंड में लगाए होते तो 2014 तक उसका पोर्टफोलियो $7,36,000 से ज्यादा का हो गया होता। 7,36,000, वाह। और अगर यही पैसा किसी औसत फंड मैनेजर को दिया होता तो? अगर वही $10,000 औसत सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड में लगाए जाते तो वो केवल $5,01,000 तक ही बढ़ पाते। ये तो लगभग $2.5 लाख का अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। ये दिखाता है कि लंबे समय में एक सरल कम लागत वाली रणनीति कितनी शक्तिशाली हो सकती है। तो आज की चर्चा का सार क्या है? हमने निवेश के 2 सिद्धांतों को देखा, हमने इतिहास के कुछ सबसे बड़े बुलबुलों की कहानियां सुनी और सीखा कि लालच और उन्माद से बचना कितना जरूरी है। शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि जल्दी अमीर बनने की आकर्षक योजनाओं से हमेशा दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। और अंत में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। ये किताब बाजारों की तर्कहीनता पर प्रकाश डालती है जो मानवीय मनोविज्ञान से प्रेरित है। लेकिन आज जहां बाजार पर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और जटिल एल्गोरिदम का दबदबा है जो मिलीसेकंड में खरीद बिक्री करते हैं, क्या खेल बदल गया है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या हम अब एक नए तरह की डिजिटल भीड़ से निपट रहे हैं? और क्या ये डिजिटल भीड़ जो भावनाओं से नहीं बल्कि कोड से चलती है, इंसानी भीड़ की तुलना में और भी तेजी से और अप्रत्याशित रूप से बुलबुले और क्रैश बना सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य के बाजारों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और शायद मैलकील को अपनी किताब का अगला संस्करण इसी पर लिखना पड़ेगा।